लोग कातिल को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ एगोन भड़का हुआ था और वो उसके पिता विसेरियस के तैयार किए हुए महल को तोड़ रहा था और वो कहता है कि अब जंग होगी। और तब तक एमोन ने आकर अपने कमरे में घुसने का सीक्रेट रास्ता देखा और वहाँ पर उसके नक्शे के ऊपर से गायब हुए कौन से उसे ये भी समझ गया कि कातिल असल में सबसे पहले उसके कमरे में आया था और वो उसे ही मारने आया था। और फिर ओटो ने एलिसेंट से बात की और वो कहता है कि कातिल बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा। और तब एलिसेंट कहती है कि मेरा पोता मर गया और वो कातिल ने मेरी बेटी को भी तड़पाया था। और तब ओटो कहता है कि जिसने भी ये किया उसे सजा जरूर मिलेगी। और तब एलिसेंट कहती है कि तुम्हें रिनेरा पर शक है, लेकिन ये किसी और ने भी किया हो सकता है। और तब ओटो कहता है कि हमारे साथ काफी बुरा हुआ, लेकिन हमें इस चीज के बारे में अब आगे अच्छे से सोचना चाहिए। कुछ देर बाद एगोन काउंसिल में अपने सभी रॉयल गार्ड्स पर भड़का हुआ था और वहाँ पर क्रिस्टन कहता है कि मैं अपने कमरे में सोया था। और तब एगोन कहता है कि तुम्हारा काम सोना नहीं बल्कि हमारी रक्षा करना था। और तब एगोन कहता है कि ये काम रिनेरा का ही है, जिसमें वो घटिया औरत है और माँ तुम चाहते थे कि मैं उससे शांति का समझौता कर लूँ। और तब वहाँ पर लैरिस आया और वो कहता है कि किंग हमने एक आदमी को पकड़ा जो कि गोल्ड क्लोक पहनकर भाग रहा था और उसके पास हथियार भी थे। और तब ओटो कहता है कि तुम उससे जानकारी निकाल लो और फिर उसे सजा देना लैरिस। और तब एगोन पूछता है कि क्या ये काम रिनेरा का था। और तब वहाँ पर दूसरे लॉर्ड्स कहते हैं कि ये काम किसी का भी हो सकता है। और तब एगोन कहता है कि हाँ हो सकता है, जिसमें तुमने भी ये किया होगा तो तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। और वहाँ पर ओटो कहता है कि हमें सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। और तब वहाँ पर लॉर्ड लैनिस्टर कहते हैं कि ओटो आपको रिनेरा पर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाकर फ़ायदा उठाने के बारे में सोचना चाहिए। और तब एगोन कहता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस बदला चाहिए। और वहाँ ओटो कहता है कि एगोन तुम अब कमज़ोर दिख रहे हो, जिसमें रिनेरा को अभी भी बहुत लोग राजगद्दी का वारिस मानते थे, लेकिन उसने अब छोटे से बच्चे को मरवाया। इस चीज से उसका नुकसान होगा और हमें प्रिंस जेहरियस की अंतिम यात्रा पूरे किंग्स लैंडिंग में निकालनी चाहिए और रिनेरा ने ये किया ये सबको बताना होगा। और तब एगोन कहता है कि मैं मेरे बेटे को ये गंदे लोगों के पास घूमने नहीं दूंगा, जिसमें वो एक टारगेरियन राजकुमार है और उसे डायरेक्ट ड्रैगन पिट में ही चलाया जाएगा। और तब एलिसेंट कहती है कि एगोन जेहरियस तो नहीं रहा, लेकिन अब यही सही रहेगा। और वहाँ पर ओटो कहता है कि हाँ मुझे भी जेहरियस प्यारा था, लेकिन अब उसकी मौत से हमें फायदा होगा और रिनेरा के इस हमले के बाद सभी लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और इस चीज से हमें और भी ज्यादा ताकत मिलेगी, जिसमें इस चीज की तैयारी करो। और एलिसेंट तुम्हारे साथ हेलेना भी इस यात्रा में जाएगी, जिससे हमें लोगों की सहानुभूति मिले। और इस बारे में बताने के लिए एलिसेंट हेलेना के पास गई और तब हेलेना काफी दुखी थी। और वहाँ पर हेलेना कहती है कि मैं उन लोगों के बीच में नहीं जाऊंगी। और वहाँ एलिसेंट कहती है कि मुझे भी उन लोगों के बीच में जाना नहीं पसंद, लेकिन राज्य पर मुसीबत आई है और इसी वजह से हमें आम लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, जिससे वो लोग हमारे दुख को समझे और हमारे साथ दे। और वहाँ एलिसेंट उसके और क्रिस्टन के बारे में बताने गई और तब हेलेना कहती है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अगले दिन एक शोक सभा निकाली गई, जिसमें प्रिंस जेहरियस की लाश को सम्मान के साथ क्वीन एलिसेंट और हेलेना के साथ पूरे राज्य में घुमाया गया। और वहाँ पर इस चीज के लिए रिनेरा को दोषी बताया गया। और तभी सभी लोगों ने एलिसेंट और हेलेना को सपोर्ट किया, क्योंकि रिनेरा ने एक छोटे से बच्चे को मरवाया था। और वहाँ हेलेना डर रही थी, क्योंकि वो महल से काफी कम ही बाहर निकलती थी। और एक जगह पर घोड़ा गाड़ी गड्ढे में गिर पड़ी और वहाँ सभी सैनिक उसे निकालने गए और वहाँ लोग हेलेना के पास उसे सहानुभूति देने आने लगे। और तब वो काफी डर रही थी, जिसमें एलिसेंट ने उसे संभाला। दूसरी तरफ लैरिस ने ब्लड को पकड़ लिया था और वो उसे तड़पाने के लिए सामान निकालने लगा। और तब ब्लड कहता है कि मुझे डेमन ने ये काम दिया था, जिसमें मेरे साथ महल में और एक रेड कैचर भी था। और तब वहाँ पर एगोन आ गया और उसने ब्लड पर वार कर करके उसे ब्रूटली मार दिया। दूसरी तरफ रिनेरा के काउंसिल में इस बारे में बताया गया और तब रिनेरा कहती है कि हमने कुछ नहीं किया और हमें उन लोगों को ये बताना होगा कि मैं इस चीज़ के पीछे नहीं हूँ। और तब बाकी लॉर्ड्स कहते हैं कि वो लोग अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और तब रिनेरा कहती है कि मेरा बेटा मरा था और इस चीज़ का दुख मुझे पता है और मैं हेलेना के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। और वहाँ रैनिस समझ गई कि डेमोन का ये काम था और वहाँ पर एक लॉर्ड को शक था कि रिनेरा ने बदला लेने ये किया होगा। और तब रिनेरा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। और उसने वहाँ पर डेमोन को देखा और तब उसे भी समझ गया।
और वो उसे लेकर एक कमरे में आए जिसमें रिनेरा ने पूछा कि डेमन क्या ये तुमने किया था। और तब डेमन कहता है कि मैंने सिर्फ एमोन को मारने के लिए उन्हें कहा था, लेकिन उन्होंने बच्चे को मारा इस बारे में मुझे नहीं पता। और तब रिनेरा कहती है कि अगर उन्हें एमोन नहीं मिला तो भी तुमने किसी ना किसी को तो मारने कहा होगा, और अब इस चीज़ से मुझे काफ़ी नुकसान होगा जिसमें मेरे रानी बनने पर सवाल उठेंगे। और तुम हमेशा से राजगद्दी के ही पीछे थे और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है जिसमें मुझे अब राजगद्दी के लिए तुम यूज़ कर रहे हो। और तब डायमंड भड़क गया और वो कहता है कि एरिक ताज लेकर आया तब मैंने ही तुम्हें ताज पहनाया था। और तब रिनेरा कहती है कि तुम मेरी जगह पर सारे ऑर्डर्स देने का ट्राई करते हो। और तब डायमंड कहता है कि मैं हैरन हॉल में जाता हूँ जिससे मैं तुम्हारे लिए आर्मी बढ़ा सकूँ। और तब रिनेरा कहती है कि क्या तुम मुझे अभी भी अपनी रानी मानते हो। और तब डायमंड कहता है कि तुम मेरे भाई की तरह कमज़ोर हो, जिसमें तुम्हारे पिता को भी ये पता था कि मैं उससे ज़्यादा काबिल था, साथ ही मैं ज़्यादा महान राजा बनता, इसलिए विसेरियस ने मुझे राजगद्दी नहीं दी थी। और तब रिनेरा कहती है कि मेरे पिता को तुम पर भरोसा नहीं था इसलिए उन्होंने तुम्हें राजगद्दी नहीं दी। और तब डायमंड कहता है कि विसेरियस खून खराबे से काफ़ी डरता था लेकिन मैं नहीं डरता। और तब रिनेरा कहती है कि तुमने एक बच्चे को मरवाया है। और तब डायमंड कहता है कि एक गलती से हुआ, और वो वहाँ से निकल गया जिसमें उसे जाते हुए उसकी बेटी बेला ने भी देखा। और फिर बेला आकर रिनेरा से मिली और तब रिनेरा कहती है कि तुम अब यहाँ से अपने ड्रैगन मून डांसर को लेकर जाओगी और किंग्स लैंडिंग पर नजर रखोगी, जिसमें वो लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। और तब बेला वहाँ से हाँ बोलकर निकली। कुछ देर बाद कैरेक्सिस पर बैठकर डायमंड वहाँ से निकल गया और जरूर वो हैरन हॉल की तरफ गया होगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हेलेना अपने कमरे की तरफ जा रही थी और तब उसे रास्ते में इसी तरफ हेलेना अपने कमरे की तरफ जा रही थी और तब उसे रास्ते में एगोन दिखा जिसमें वो दोनों अभी भी एक दूसरे से नाराज थे। और वहाँ जेहरियस के कमरे में से उसके बेड को हटाया गया और इस चीज से क्रिस्टन कॉल काफी नाराज था। और फिर हमें ड्रैगन स्टोन में रिनेरा उसके पोतों के साथ खेलते हुए नजर आई। कुछ देर बाद एलिसेंट ने अपने कमरे के बाहर क्रिस्टन को पूछा कि क्या तुमने किसी को हमारे बारे में बताया। और तब क्रिस्टन कहता है कि नहीं। और तब वहाँ से एलिसेंट अंदर आकर बाथटब में नहाने लगी जिसमें वो उसके साथ होने वाली हर एक चीज़ से काफ़ी दुखी थी। कुछ देर बाद क्रिस्टन आकर सर एरिक से मिला और वो कहता है कि तुम्हारा कोट काफ़ी गंदा है, उसे साफ करो। और तब एरिक कहता है कि चलेगा। और वहाँ पर क्रिस्टन पूछता है कि तुम पिछली रात कहाँ पर थे। और तब एरिक कहता है कि मैं किंग एगोन के साथ था। और तब क्रिस्टन कहता है कि तुम्हें जेहरियस के साथ होना चाहिए था। और तब एरिक कहता है कि तुम भी उनके साथ नहीं थे और तुमने हेलेना को कोई गार्ड भी नहीं दिया था। और तब क्रिस्टन कहता है कि तुम्हारा भाई गद्दार है जिसमें तुम यहाँ पर रुके हो और शायद तुमने ही अपनी ड्यूटी ना करते हुए किलर की मदद की होगी जिसमें तुम्हें ही अब ये सब ठीक करना होगा। और तब एरिक पूछता है कि कैसे। और वहाँ पर क्रिस्टन कहता है कि तुम्हें ड्रैगन स्टोन जाकर रिनेरा को उसके कमरे में ही मारना होगा। और तब एरिक कहता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई होगी और ये एक सुसाइड होगा। और तब क्रिस्टन कहता है कि तुम अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हो और शायद तुम डरपोक हो और तुम वहाँ पर जाकर अपने भाई की मदद लोगे जिसमें इस चीज से काफी बड़ी जंग रोकी जाएगी और तुम्हें सम्मान भी मिलेगा, वरना तुम पर राजा से बात करके मैं तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठाऊंगा। और तब एरिक कहता है कि चलेगा, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें बेला और जेस नजर आए और वो दोनों डायमंड के बारे में बात कर रहे थे। और तब बेला कहती है कि मेरे पिता मुझे अब ज्यादा नहीं पसंद। और तब जेस कहता है कि वो काफी बहादुर और फनी है जिसमें उन्होंने हमें काफी चीजें सिखाई। और तब बेला कहती है कि आपको हार्विन स्ट्रॉन्ग याद है। और तब जेस कहता है कि हाँ, वो काफी ज्यादा बहादुर थे और अब मुझे ल्यूस की भी याद आती है। और तब तक हमें वेश्यालय में एमोंड एक धंधे वाली मिल्फ के साथ नजर आया और वहाँ पर एमोंड कहता है कि डायमंड ने मुझे मारने के लिए कातिल भेजे और वो भी उस वक्त पर जब मैं सो रहा था, यानी कि वो मुझसे डरता है जिसमें उस वक्त पर मैं तुम्हारे साथ होने से बच गया। साथ ही जिसके साथ जो हुआ वो मुझसे गलती से गुस्से में हो गया था क्योंकि वो लोग मुझे कमजोर समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे। और तब वो औरत कहती है कि तुम जैसे बड़े लोगों की लड़ाई में सिर्फ हमारे जैसे छोटे लोगों का नुकसान होता है। और तब तक हमें यूज नजर आया जो कि हथियार बनाने के पैसे बढ़ाने के लिए राजा से मिला था और उसकी बेटी की तबीयत काफी खराब थी। और वहाँ उसकी पत्नी कहती है कि जेहरियस के मरने के बाद मार्केट में सभी चीजों के भाव काफी बढ़ते गए हैं और राजा हमारी मदद भी नहीं कर रहे हैं। और तब यूज कहता है कि राजा ने मदद करने का वादा किया था और वो बहुत ही जल्दी मदद करेंगे।
दूसरी तरफ डॉक पर हमें एलिन नजर आए और तब वहाँ पर उसका छोटा भाई एडम आकर उसे मिला और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी वक्त के बाद मिले थे क्योंकि एलिन लड़ाई पर गया था और एलिन ने जंग में काफ़ी बहादुरी दिखाई थी। और तब एडम कहता है कि लॉर्ड कॉलिस ने तुम्हारी बहादुरी की तारीफ की और तुम्हें उनके साथ जंग में जाकर और भी बेहतर दूसरे जगह पर प्रदर्शन दिखाना चाहिए और इस चीज़ से हमें फायदा भी होगा। और तब एलिन कहता है कि नहीं, अब मैं दूसरी जगह पर जंग पर नहीं जाऊँगा क्योंकि अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। और उसके बारे में बताते हुए दोनों भाई वहाँ से आगे बढ़े और तब तक कॉर्लिस और रैनिस भी इसी बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कॉर्लिस कहता है कि डेमन का यहाँ से जाना अच्छा नहीं हुआ और तब रैनिस कहती है कि वो अपनी मर्जी से ही सभी चीजें करता है लेकिन वो राजा नहीं है। और तब कॉर्लिस कहता है कि उसका हमारे साथ रहना काफी जरूरी है। और तब रैनिस कहती है कि हाँ, क्योंकि राजगद्दी के दावेदार होकर उसके खोने पर काफी दुख होता है और मुझे ये पता है, जिसमें अब विसेरियस के मरने के बाद हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और तब कॉर्लिस कहता है कि मुझे भी डायमंड पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो किसी का हुक्म नहीं मानता और इसलिए हमें अब काफी मजा आएगा। और तब रैनिस कहती है कि अगर डायमंड ने हेरन हॉल पर कब्जा कर लिया तो इस चीज से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और कुछ भी हो जाए हमें रिनेरा का ही साथ देना होगा। दूसरी तरफ रिनेरा के पास मिसिरिया को लाया गया और वहाँ पर रिनेरा पूछती है कि किंग्स लैंडिंग में जो भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या हाथ था। और तब मिसिरिया कहती है कि इस चीज में मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने सिर्फ वहाँ पर पैसों के लिए लोगों की मदद की थी और फिलहाल मैंने डायमंड को सिर्फ 2 नाम दिए थे और बदले में उसने मुझे आजाद करने का वादा किया था। और तब रिनेरा कहती है कि डायमंड तो यहाँ से चला गया और उसके वापिस आने की कोई गारंटी नहीं और तुम वही हो जो कि डायमंड के बच्चे की माँ बनने का पहले नाटक करने के लिए हमें मिली थी, साथ ही तुमने रेड किप के राज निकालकर लोगों को बेचे थे, ये काफी गलत था। और तब मिसिरिया कहती है कि डायमंड ने मुझे आजाद करने का वादा किया था और ये आपको पूरा करना चाहिए। और तब रिनेरा कहती है कि इस चीज से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अगर तुम्हें मैंने आजाद किया तो तुम मुझे धोखा दे सकती हो। और तब मिसिरिया कहती है कि मुझे वेस्टरोस में बिना किसी चीज के लाया गया था और मुझे लोगों के बीच में चोरी करके खुद को जिंदा रखना पड़ा और फिर मैंने लोगों के साथ सोना शुरू किया जिससे मुझे खुद की पावर मिले और उसके बाद मैंने लोगों के राज इकट्ठे किए जिससे मैं पावरफुल बन सकूं, जो कि मैं बनी भी। लेकिन फिर हाई टावर्स ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, जिसमें कोई भी मुझे सम्मान नहीं देगा क्योंकि सब लोग मुझे सिर्फ बाजारू औरत समझते हैं। और मिसिरिया वहाँ से जेल में चली गई और तब रिनेरा इस बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ हमें एडम एक किनारे पर काम करते हुए नजर आया जिसमें उसके हाथ में एक क्रैब उसे मिला और वहीं पर आसमान से आवाज आई जिसमें सफेद कलर का खूबसूरत ड्रैगन मून डांसर पर बैठकर बेला वहाँ से किंग्स लैंडिंग पर नजर रखने के लिए जा रही थी। और तब तक किंग्स लैंडिंग में एगोन ने वहाँ के सभी रेड कैचर्स को मरवा दिया था और इस चीज से उनके परिवार वाले काफी दुखी थे और उनके बीच में मरा हुआ हमें चीज भी नजर आया। और तब इस बारे में बात करने के लिए ओटो एगोन के पास आया और वो कहता है कि तुमने राज्य के सभी रेड कैचर को मरवा दिया। और तब एगोन कहता है कि ब्लड ने हमें नहीं बताया कि उसके साथ कौन सा कैट रेचर था और इसलिए मैंने सबको मरवा दिया। और तब ओटो कहता है कि तुम बेवकूफ हो जिसमें तुमने काफी सारे बेकसूर लोगों को मारा था। और तब एगोन कहता है कि उनके बीच में एक कातिल भी था और वहाँ पर ओटो कहता है कि बहुत ही मुश्किल से हमने लोगों को हमारी साइड लेने मनाया था, लेकिन अब तुम्हारी इस करतूत के चलते सभी रेड कैचर के परिवार वाले हमारे महल के नीचे इंसाफ मांग रहे हैं, जिसमें इस चीज से हमें काफी नुकसान होगा और तुम बेवकूफ हो। और तब एगोन कहता है कि मैंने कुछ तो किया जिसमें मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठ सकता और मुझे रिनेरा से अब खून का बदला चाहिए। इसमें क्रिस्टन ने मेरा इस चीज में साथ दिया, ना कि आपने। और तब ओटो पूछता है कि क्रिस्टन ने क्या किया। और तब एगोन कहता है कि उन्होंने सर एरिक को रिनेरा को मारने के लिए भेजा और उनका भाई उसकी मदद करेगा। और तब ओटो कहता है कि तुम बेवकूफ हो जिसमें तुम्हारे पिता विसेरियस काफी ज्यादा समझदार थे, जिसमें तुम्हें इस बारे में काउंसिल से बात करनी चाहिए थी और इस बेवकूफ फैसले को लेकर तुमने खुद को कमजोर साबित किया। और तब एगोन कहता है कि मेरे पिता ने ही मुझे राजा बनाया था और मुझे बदला चाहिए। और तब ओटो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विसेरियस ने तुम्हें राजा बनाने कहा होगा। और वो हंसने लगा। और तब एगोन कहता है कि तुम अब बुढ़े हो चुके हो और तुम मेरे हैंड बनने के लायक नहीं हो, जिसमें तुम अपना बैच क्रिस्टन कोल को दे दो क्योंकि उसने खुद को साबित किया है, साथ ही अब तुम काउंसिल में रहने के भी लायक नहीं हो। और तब वहाँ पर ओटो ने अपना बैच निकालकर क्रिस्टन के पास फेंका और वो वहाँ से निकला। दूसरी तरफ रेनेरा आकर मिसिरिया से मिली और वो कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन डायमंड ने तुम्हें आजाद करने का वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और हमारे वहाँ से एक शिप मैरिड चला जाएगा जिसमें तुम भी उसमें निकल जाओगी। और तब मिसिरिया मान गई।
कुछ देर बाद मिसेरिया उस शिप की तरफ जा रही थी और तब ड्रैगन स्टोन में जाते हुए उसे लोग दिखे और उनके बीच में उसने सर एरिक को देखा और ये चीज़ उसे अजीब लगी क्योंकि उसके भाई को उसने ऊपर देखा था और तब वो वहाँ से वापस चली गई और एरिक वहाँ से महल में उसके भाई के जैसे दिखने के चलते आसानी से घुस गया और उस पर किसी को भी शक नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ रिनेरा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी और तब तक एरिक ने अपने भाई एरिक को देखा और फिर वो उससे छुपते हुए आगे बढ़ा और उसने जाकर रिनेरा के कमरे के बाहर के गार्ड को वहां से जाने कहा और फिर एरिक रिनेरा के कमरे में घुसा और तब रिनेरा पूछती है कि सर एरिक क्या हुआ और तब एरिक रिनेरा को मारने के लिए तलवार लेकर आगे बढ़ा और पीछे से उसका भाई गार्ड एरिक आ गया और वो दोनों भाई लड़ने लगे और तब रिनेरा इस चीज से काफी डर गई और उसने वहां पर मदद बुलाई और तब तक वहां पर दूसरा गार्ड लॉरेंट आ गया और वो मदद करना चाहता था लेकिन दोनों में से कौन सा एरिक उनका है और कौन सा दुश्मन है ये वो पहचान नहीं पाया और वहां पर लड़ते हुए दोनों एरिक ने एक दूसरे को काफी ज्यादा घायल किया और उनमें से एक एरिक को तलवार से मार दिया गया जिसमें मरने वाला कातिल एरिक था और गार्ड एरिक बच गया था और फिर वो रिनेरा के पास आया और वो कहता है कि क्वीन मेरी सेवा खत्म हुई और मुझे माफ कर दो जिसमें अपने भाई को मारने से दुखी होकर एरिक ने वहां पर खुद की जान ले ली और वो भी वहीं पर मारा गया और तब रिनेरा इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुई। दूसरी तरफ ओटो एलिसेंट को कहता है कि एगोन काफी ज्यादा बेवकूफ है और क्रिस्टन भी और तब एलिसेंट कहती है कि क्रिस्टन काफी समझदार है और वो वफादार भी है और तब ओटो कहता है कि अब जंग होगी जिसमें उन दोनों को सिर्फ बदला चाहिए लेकिन उन्हें राज्य की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए और वहाँ एलिसेंट कहती है कि एगोन उसके बेटे जेहरिस के मौत के चलते ही इतना भड़का है और तब ओटो कहता है कि मैं अब काउंसिल के बाहर हूँ और इसलिए मैं हाई टावर्स के साथ रहना पसंद करूंगा जिसमें हमारे राज्य में तुम्हारा बेटा डायरन भी रहता है जो कि हमारी मदद करेगा और तो एलिसेंट कहती है कि आपको हाई गार्डन में जाकर टायरल्स को संभालना होगा और इस बारे में मैं एगोन से भी बात करूंगी जिसमें आप फिर वापस आ जाना और तो बोटो कहता है कि चलेगा जिसमें जवान लोगों का दिमाग काम नहीं करता और हमें कैसे भी जीतकर शांति लानी होगी साथ ही हम दोनों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और तब एलिसेंट ओटो को कहती है कि मुझसे कुछ गलतियां हुई और वो क्रिस्टन के बारे में बताने गई और वहाँ पर ओटो कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं सुनना और तब एलिसेंट ने वहाँ से आकर एगोन को देखा जिसमें एगोन काफी ज्यादा दुखी होकर रो रहा था और तब एलिसेंट वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आई जिसमें वहाँ पर क्रिस्टन पहले से मौजूद था और तब एलिसेंट उसके पास आकर उसे चाटे मारने लगी और वहाँ क्रिस्टन ने एलिसेंट को धक्का मारा और वहाँ पर दोनों किस करके BDSM के मजे लेते हुए करीब आने लगे और इन्हीं मजों के साथ ये मजेदार एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।